हेलो फ्रेंड्स। आज का चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर है क्लास 8th एनसीईआरटी क्लास का, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे विद्रोह शुरू किया था, क्या कारण रहे थे और उनका विद्रोह का विस्तार कहाँ तक हुआ था, और 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ और उसके बाद के जो भी परिणाम थे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। सबसे पहले ये चित्र देखिए। ये चित्र बनाया गया है कि जो 1857 का विद्रोह है उत्तर भारत के मैदानों में जो फैला था उसका एक ये दृश्य दिखाया गया है कि विद्रोह इस तरह से हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर नीतियाँ और लोग। हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां थी उनका लोग विद्रोह करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के हित में नहीं थी और उनकी कुछ उनके धर्मों के खिलाफ थी, कुछ उनकी ज़िंदगी के खिलाफ थी। जो वो जो उनकी स्वतंत्रता थी वो छीनती जा रही थी। इसकी वजह से लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी बातें थी उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया था। और इन नीतियों का प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ा था, जैसे राजों पर, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों पर, सिपाहियों पर, और सब पर तरह तरह के प्रभाव पड़े थे। और ये ऐसी नीतियाँ होती थी कि उनकी जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचाती थी और लोग उनका विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ये हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि विद्रोह किस प्रकार से फैला था। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लग गई थी, क्योंकि भारत में अंग्रेज आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण हो चुका था भारत में। उसकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, क्योंकि जो स्थानीय शासक थे वो किन के अंडर आने लग गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। उनकी सेना को भंग कर दिया गया था। उनसे राजस्व वसूली के अधिकार इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। जो पहले जो स्थानीय शासक किसानों से या जो अपने क्षेत्र से राजस्व इकट्ठा करते थे, कर लेते थे, अब वो कौन लेने लग गए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट किसानों से राजस्व वसूलने लग गई थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की थी। पहले तो बहुत से ऐसे शासक थे जिन्होंने पहले कंपनी के साथ बात करने की कोशिश की कि अगर बात करके वो लोग मान जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं माने थे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दी हुई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। तो जो डलहौजी की जो लैप्स की नीति थी, डलहौजी की जो लैप्स की नीति थी कि अगर कोई भी राजा है उसका अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो अगर दत्तक पुत्र जो होगा वो गोद लिए हुए पुत्र को सत्ता नहीं संभालने देंगे, उसको राजा नहीं मानेंगे। तो लेकिन जो झांसी की रानी थी उनका भी अपना कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। तो पहले वो चाहती थी कि कंपनी के साथ बैठकर बात करके कंपनी को मनाएं कि वो मेरे दत्तक पुत्र को राजा घोषित कर दे, लेकिन कंपनी इसके लिए भी नहीं मानी थी। इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने भी कंपनी से विनती की थी कि उनके जो पिता थे उनको पेंशन मिलती थी, वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। लेकिन अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया था। कंपनी क्या कर रही थी? उनकी बातें बिल्कुल नहीं मान रही थी। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। जो अवध की रियासत थी वो अंग्रेजों के कब्जे में सबसे लास्ट में जाती है। उससे पहले जो भी रियासतें थी, मराठा, मैसूर, कहीं और भी जो भी रियासतें थी, स्थानीय शासक थे वो पहले कब्जे में ले लिए थे, लेकिन अवध बाद में गया था उनके कब्जे में। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि भी थोपी गई थी। अब यह सहायक संधि कौन लेके आता है? वेलजली की होती है सहायक संधि। और 1856 में अंग्रेजों ने उसमें अपने कब्जे में ले लिया था अवध को। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो फिर उन्होंने क्या किया? अपनी एक कूटनीति चलाई कि लोगों को हम बताएंगे कि इसका जो भी शासन है अवध का वो सही तरीके से नहीं चल रहा, इसलिए ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में पूरा शासन ले लेंगे और ये करना जरूरी है। उन्होंने ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी थी। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की
पूरी कोशिश योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा किए गए जो भी जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। तो अब मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया था औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद। तो जो स्थानीय शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत फ़ायदा उठाया कि उनकी जो भी शासन था उनको पूरी तरह से ख़त्म करने की उन्होंने एक प्लानिंग बना ली थी पूरी तरह से। सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा लिया और 1849 में डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह परिवार के परिवार को किले से निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये उनकी नीतियाँ थी कि वो अपनी नीतियों से पूरे साम्राज्य को, भारतीय जो भी स्थानीय शासक थे उनको ख़त्म करना चाहते थे और अपना राज्य फैलाना चाहते थे। आगे देखिए, किसान और सिपाही वो किस तरह विद्रोह करते। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। गांव में किसान परेशान हो रखे थे, जमींदार भी, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था, इतना टैक्स लगाया जा रहा था, तो वो भी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी आमदनी कम थी और टैक्स ज़्यादा था। अगर जब आमदनी कम होगी तो टैक्स लोग कहाँ से देंगे, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे टैक्स वसूल रहे थे। बहुत सारे लोग महाजनों से जो भी कर्जा लिया था वो नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें जो हाथ से निकलती जा रही थी। जब कोई भी कर्ज नहीं लौटा पा रहा था तो उनकी जो ज़मीन थी वो छीन ली जाती थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में असंतोष की अपनी वजह थी। जो भारतीय सिपाही थे जो कंपनी के लिए काम करते थे ब्रिटिश सेना में, तो उनके भी अपने कुछ कारण रहे थे जो ब्रिटिशों के साथ वो खफा हो चुके थे। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, उनका वेतन कम था और जो ब्रिटिश सैनिक थे उनका वेतन ज़्यादा था। उनको भत्ते नहीं दिए जाते थे और सेवा शर्तों में जैसे कि उन्हें समुद्र से पार जाने की इजाज़त, मतलब उन्हें ऑर्डर दिया जाता था और जो समुद्र से पार जाना जो भारतीय सैनिक थे, हिंदू सैनिक थे, वो उसको अपने धर्म के खिलाफ मानते थे और उन्हें कोई भी बाहर जब किसी और देश में युद्ध करने जाते थे तो उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जाता था। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। तो वो बहुत से सैनिकों के साथ भी बहुत अत्याचार कर रहे थे। उनको अपमान किया जाता था। ब्रिटिश सेना को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था और भारतीय जो लोग थे ब्रिटिश सेना में उनको अच्छा नहीं माना जाता था, उनका अपमान किया जाता था। उनको नीच जाति के मानते थे वो लोग और खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। बहुत सारे लोग उस समय समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र की यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब उन्हें ज़मीन से के रास्ते जाने में कोई एतराज़ नहीं था। सरकार का जो ऑर्डर ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई थी। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी ने एक और नया कानून बना दिया। तो कंपनी क्या कर रही थी, जब कोई भी लोग उनकी बात नहीं मानते थे, सेना में कोई भी सैनिक उनकी बात नहीं मानते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी। जब ये एक कानून बनाया तो तुरंत बाद ही उन्होंने दूसरा कानून भी लागू कर दिया था। अब दूसरा कानून क्या कहता है कि इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। ये एक तरह से एग्रीमेंट कर लिया गया था। सिपाही गाँवों के हालात से परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान भी थे और वे अपने परिवार गाँव को छोड़कर आए थे। किसानों का गुस्सा सिपाहियों में भी फैल गया था। तो ऐसे सभी वर्ग एक दूसरे से कनेक्ट होते गए क्योंकि सिपाही भी खुद किसान के घर से निकले थे। अगर किसान परेशान थे तो उधर सिपाही भी परेशान थे, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो एक साथ इकट्ठी होनी शुरू हो गई और वो एक साथ होकर फिर विद्रोह करते हैं। सुधारों की प्रतिक्रिया क्या थी?
अंग्रेजों को क्या लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। उन्होंने सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए थे। चलो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने सती प्रथा को रोक दिया था, रोकने की कोशिश की थी और विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया था। लेकिन इसके साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन किया था। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय भाषा हिंदी का दर्जा नीचे गिर गया था, तो वो अंग्रेजी भाषा को बढ़ा रहे थे। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। अब क्या हुआ, कंपनी जो ईसाई मिशनरी लोग थे, ईसाई मिशनरियाँ थी, कंपनी ने उनको पूरी तरह से पूरी तरह से छूट दे दी कि आप जो चाहे जमीन संपत्ति जुटाओ, जैसे भी करो, कुछ भी करो, आपका जो मानना है वही करो। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया था। इस कानून में क्या था, इस कानून में लिखा गया था कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन जैसा हमने पहले देखा है कि जब किसान कर्ज नहीं चुका पा रहे थे तो उनकी जो भी पुरखों की ज़मीन थी वो छीनती जा रही थी। तो अब एक कानून बनाया गया था 1850 में कि जो भी ईसाई धर्म अपनाएगा भारतीय, तो उसकी जो भी पुरखों की ज़मीन है उस पर उसका अधिकार वैसे ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो लोगों को भी ऐसा एहसास होने लगा था कि अंग्रेज उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके सामाजिक रीति रिवाज को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ, ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। तो कुछ ऐसे भारतीय लोग थे जो चाहते थे कि ब्रिटिश जो बदलाव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और ऐसे बदलावों की ज़रूरत है। तो भारतीय लोग ही आपस में बटे हुए थे, कुछ लोग अंग्रेजों की साइड थे, कुछ लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे थे। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके लिए हम यहाँ इस स्रोत को देखते हैं जो यहाँ पर दिया गया है कि उस जमाने में लोग अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे। ये किसके द्वारा लिखा गया है कि महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है, विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा। उन्होंने लिखा है कि उस दिन उस समय क्या चल रहा था कि उनकी कुछ मुलाकात होती है सिपाहियों से। उन्होंने सलाह दी कि वो वापस लौट जाएं। जो विष्णु भट्ट थे वो एक यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे मथुरा में। तो वहाँ कुछ सिपाही होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि वहाँ से वापस लौट जाएं क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। तो सिपाहियों ने क्या कहा था ये देखिए, विस्तार से दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों धर्म को नष्ट करना चाहती है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। सिपाहियों ने बताया कि राजा नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों के घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगा। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। तो ये सिपाहियों की वर्ड्स थे जो उन्होंने, विष्णु भट्ट ब्राह्मण थे जो यज्ञ में जा रहे थे, उन्होंने उनसे कहा गया था कि आप वापस लौट जाइए। अब आगे देखिए एक और है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई थी। जो भी टुकड़ियां बनी हुई थी रेजिमेंट की, जो सिपाहियों की या किसी भी किसानों की, किसी भी प्रकार की, तो उनके जो भी उनमें उत्तेजना थी उसके बारे में बताया गया। तो सीताराम पांडे लिखते हैं, कहते हैं मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर पर गहरा अविश्वास भर गया था क्योंकि अवध पर कब्जा कर लिया गया था। सरकार के खिलाफ साजिशें चलने लगी थी। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया था। जो भी अवध के नवाब थे और दिल्ली के जो बादशाह थे उनकी सेना थी, उनको जानने के लिए पूरे भारत में भेजा गया था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को हवा दी थी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है, हजारों झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा दिया। दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। तो ये भी एक स्रोत दिया हुआ है कि जो सेना की टुकड़ी थी उनमें उत्तेजना फैलने लग गई थी। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, जो मेरठ में विद्रोही सिपाही थे वो उन्होंने अंग्रेजों के घर पर, अंग्रेज जो अफसर थे उनके घर पर हमला करना शुरू कर दिया था और उनकी इमारतों को आग लगानी शुरू कर दी थी। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र है जो बनाया गया है। आगे देखिए
पीछे जो स्रोत हमने पढ़ा था उसके बारे में ही है। संयोग से इसी समय सरकार के हर एक रेजिमेंट में के कुछ लोगों को नई राइफलों का इस्तेमाल करने का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा गया था। उस समय क्या हुआ था कि एक सरकार ने एक नई राइफल लॉन्च कर दी थी और उसका यूज़ कैसे करना है इसके लिए अलग अलग छावनियों में सिपाहियों को भेजा जा रहा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों का प्रशिक्षण दिया था। इसी दौरान ना जाने कहीं से ये खबर फैल गई कि जो राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा गया। तो जो गाय है वो हिंदू धर्म में पूजनीय है और जो सुअर है वो मुस्लिम धर्म में वर्जित है। तो जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उन्होंने इन राइफलों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो ये भी एक विद्रोह का कारण रहा था 1857 के। लेकिन इसे हम इमीडिएट रीजन के तौर पर जान सकते हैं कि इमीडिएट कॉज क्या था कि राइफलों को पर जो गाय और सुअर की चर्बी, कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का जो लेप चढ़ा था वो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था। और जो लोग सिपाही जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे सेना में, उनको क्या लगता था कि उनके मज़हब को चोट पहुंचाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इतने 40 साल की नौकरी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा ही उन्होंने पहले बताया कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले गुस्से में थे, स्वार्थी लोगों ने फौरन कहानी बना दी। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये एक चाल थी सिपाहियों को भड़काने की, कि उनके धर्म के नाम पर उन्हें भड़काया जाए। तो आगे देखिए, सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जब सैनिक विद्रोह कर देते हैं तो ये एक जन विद्रोह बन जाता है। जन विद्रोह जिसमें सभी लोग शामिल हो जाते हैं। यदि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन-भिन हो जाती है। तो देखिए, शासक और प्रजा में थोड़ी बहुत ही अनबन, छोटे मोटे विद्रोह तो चलते रहते हैं, जो भी लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन कोई ऐसी लड़ाई होती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि जो राज्य की सत्ता होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते थे। सभी लोगों को लगने लग गया था कि उन सभी के शत्रु कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य के जो लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो ही उनके शत्रु हैं, दुश्मन हैं। तो वह सभी एक साथ होकर विद्रोह कर देते हैं। इसी तरह की स्थिति अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। उन्हें संचार, पहलकदमी और अविश्वास का परिचय भी देना होता है कि वो आत्मविश्वास है उन लोगों में, पहलकदमी, वो संचार में एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो 100 साल के बाद ये पहला इतना बड़ा विद्रोह था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिलाकर रख दी थी, क्योंकि इस विद्रोह में सभी लोग शामिल हो गए थे। सिपाही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, ऐसा वो मानते थे। और किसान लड़ रहे थे, और इसमें और भी लोग जो भी थे, स्थानीय शासक थे, जमींदार थे, किसान थे, स्थानीय शासक, सभी विद्रोह में शामिल हो गए थे। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी के अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे लगने लगा कि अब इस विद्रोह के बाद हमारी पूरी तरह से यहाँ पर हमारी जो भी सत्ता है वो खत्म हो जाएगी। तो इस विद्रोह के बाद से ही 1857 का विद्रोह जब खत्म होता है, तो इसके बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पूरा भी भारत का शासन पूरे तौर पर, मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। ब्रिटिश की जो महारानी थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, उनके हाथ में पूरी तरह से चला जाता है भारत का शासन। तो 1857 विद्रोह से पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है पूरा शासन भारत का। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत कर दी थी। मेरठ से शुरू होता है ये विद्रोह मई 1857 मेरठ में, और विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए थे, और सभी तबके के लोग विद्रोह में जुड़ गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये सबसे बड़ा था। हाँ, ये भी बात भी सच है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला सबसे बड़ा विद्रोह था जो भारतीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, और इसे जन आंदोलन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल थे। अब विद्रोह के बारे में देखिए।
मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह कैसे फैलता है। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, एक सिपाही थे जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे, बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिए जाते हैं। उन्होंने बैरकपुर में अपने अफसरों पर ही हमला कर दिया था। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो फौजी अभ्यास जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो चलती थी उस समय पर भी। आज भी अगर देखा जाए तो एक देश दूसरे देश के सिपाहियों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और उस समय भी हो रही थी। लेकिन जब सिपाहियों को पता चला कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा है, तो उन्होंने कारतूसों को इनकार करने से मना कर दिया था। सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। अब अफवाह है या सच है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन विद्रोह का ये भी एक कारण था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने उनका हुक्म मानने से मना कर दिया था, और 10-10 साल की सजा दी गई थी। और 9 मई 1857 की ये बात है। मंगल पांडे को सजा हो जाती है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। सिपाही भी विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही थी। तो कुछ और भी सिपाही थे, उन्होंने भी बहुत सी प्रतिक्रिया करी थी। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया था। जो सिपाहियों को बंद कर दिया गया था उन्होंने अपने साथियों को आज़ाद करा लिया था। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया था, उन्हें मार गिराया था, बंदूकों और हथियार अपने कब्जे में ले लिए थे, अंग्रेजों की इमारतों संपत्तियों को आग लगा दी थी, फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। फिरंगी किन्हें मानते हैं? ब्रिटिश लोग थे, जो बाहर से आए लोग थे, किसी दूसरे देश के। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाही ये चाहते थे कि अब हम अंग्रेजों के शासन को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, लेकिन एक बात यह भी थी कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत पर शासन कौन करेगा, भारत पर शासन कौन चलाएगा भारत का। सिपाहियों ने इसका भी उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई को रात को घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई थी। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में जो तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी थी। अब जब दिल्ली की तरफ सैनिक बढ़े तो वहां पर जो सैनिक थे उन्होंने भी इसमें साथ दिया था उनका। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए थे। देशी सिपाहियों ने हथियार, गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिए थे और इमारतों को आग लगा दी थी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। वो बादशाह से मिलना चाहते थे और बादशाह और अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे थे। तो देखिए अगर बादशाह सिपाहियों की तरफ जाता तो अंग्रेज उनके खिलाफ कुछ रणनीति बना देते, उनके दुश्मन बन जाते अंग्रेज बहादुर शाह के। लेकिन अगर वो यहाँ सिपाहियों के सामने नहीं जाते, उनसे बात नहीं करते, तो सिपाही तो पहले इतने गुस्से में थे तो वो भी उन पर धावा बोल देते और हो सकता है उनको जान से भी मार देते। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए थे। जो सिपाही थे वहां पर ही अड़े रहे थे। बादशाह पहले उन्हें मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में वो जब अपनी पूरे दृढ़ विश्वास के साथ वहीं पर अड़े रहे थे तो वो जबरन महल में बाद में घुस गए थे। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था, तो वो अपना नेता मानने लग गए थे। बूढ़े बादशाह को, वो बुजुर्ग थे, बादशाह बूढ़े हो चुके थे, बादशाह को सिपाहियों की मांग माननी पड़ी थी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। तो अब बहादुर शाह जो थे वो एक नाम मात्र नेता बनाए गए थे, क्योंकि इतने बुजुर्ग थे कि उनसे लड़ाई तो होनी नहीं थी। तो फिर उन्होंने भी सिपाहियों की ये मांग उन्हें माननी पड़ी, क्योंकि सिपाही पहले से ही बहुत गुस्से में थे, आक्रोश में थे, ब्रिटिश को खिलाफ थे। तो जो बहादुर शाह जाफर थे
बहादुर शाह जफ़र थे, उन्होंने उनकी बात मान ली और बाकी जो देश के मुखिया थे और जो भी स्थानीय शासक थे उनको चिट्ठी लिखी और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक संघ बनाने की घोषणा की। बहादुर शाह इसके एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए थे। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेंगे तो मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाएंगे। तो जो स्थानीय शासक थे वो ऐसा मानते थे कि अगर मुगल साम्राज्य दोबारा स्थापित हो जाएगा तो वो भी स्वतंत्र तौर पर अपना शासन चला सकेंगे। अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये विद्रोह इतना बड़ा फैल जाएगा। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों के अंदर काफी समय से गुस्सा भरा हुआ था। ऐसा नहीं है कि वो उसी समय का गुस्सा था, उससे पहले भी लोगों पर बहुत से अत्याचार हो रहे थे, उनका बहुत उत्पीड़न किया जा रहा था। तो इसी वजह से ये पूरा विद्रोह, बस कारण यही निकला कि जो कारतूस के मुद्दा था वो कारण बना था, लेकिन उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था, जो आक्रोश था, वो बाहर फूट रहा था जब उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों को लगता था कि ये भी कुछ समय के बाद दब जाएंगे। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई थी। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई नई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इसलिए इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत आत्मविश्वास मिलता है, उम्मीद मिलती है, हिम्मत मिलती है, आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता है जब उन्हें कोई नया रास्ता मिल जाता है। और उन्हें रास्ता मिल चुका था। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता मान लिया था। और हालांकि बहादुर शाह जफर इतने शक्तिशाली नहीं थे उस समय पर फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ उम्मीद थी कि कोई नेता हमारे साथ खड़ा है। अब बगावत फैलने लगी थी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो दिल्ली में जब विद्रोह करने जो भारतीय सेना पहुंचती है तो वहां दिल्ली के जो भी अंग्रेज अफसर थे उनको मारना शुरू कर देते हैं, उनके घरों को जलाना शुरू कर देते हैं। तो अंग्रेजों के पैर उखड़ने शुरू हो गए थे। लगभग एक हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ था। खबर फैलने में कुछ समय लगना था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया था। पहल तो सिर्फ 1-2 दिन विद्रोह हुआ था, कुछ समय के लिए शांति बन गई थी, लेकिन उसके बाद विद्रोहों का सिलसिला लगातार चलता गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। जहां जहां भी भारतीय लोग थे, जिस रेजिमेंट में भी भारतीय सिपाही थे, उन्होंने बगावत करनी शुरू कर दी थी और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने के लिए निकल पड़े थे। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँव के लोगों भी बगावत के रास्ते पर चल पड़े थे। जो सिपाही कर रहे थे बगावत, उनके साथ जो बाकी लोग थे, गाँव के लोग थे, वो भी उनका साथ देने निकल पड़े थे। वे स्थानीय नेता, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। लोग अपनी सत्ता स्थापित करने अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे, अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे, तो इसलिए लोगों ने इस विद्रोह में साथ दिया था। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था। इधर सभी जो भी स्थानीय शासक थे, जो काफी समय से दबे हुए थे, उन्होंने सेना बनानी शुरू कर दी और अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं, तो उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया कि वो बहादुर शाह जफर के गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिजरिस कद्र को भी नया नवाब घोषित कर दिया था। अब देखिए, जिनको अंग्रेज नवाब नहीं मानना चाहती थी, शासक नहीं मानना चाहती थी, विद्रोह शुरू होते ही उन्होंने खुद को अपना नवाब घोषित कर दिया, खुद को शासक घोषित कर दिया था। बिजरिस कदर ने भी खुद को बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। उनकी मां बेगम हजरत महल, जो कि एक योद्धा थी, विद्रोह के समय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह के साथ जा मिली थी। यहाँ पर
सभी फिर अब देखिए इसमें औरतें भी शामिल होनी शुरू हो गई थी। उन्होंने नाना साहिब के साथ सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी थी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई ने लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। अब देखिए यहाँ पर महिलाएं भी विद्रोह में शामिल होना शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ महिलाओं को सिर्फ घर में रहने की इजाज़त थी, वहीं पर उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। और उनमें सबसे पहले जैसे बेगम हजरत महल जो बिजरिस का जफर की जो बिजरिस हाँ, बिजरिस कद्र की जो माँ थी, उन्होंने विद्रोह में शामिल हुआ। फिर उसके बाद झांसी की रानी आ जाती है और फिर रानी अवंतीबाई हो जाती है। तो विद्रोहियों टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। जो विद्रोह की इतनी टुकड़ियां बन रही थी, उनके सामने अंग्रेज बहुत कम संख्या में थे। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार भी हुई थी। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। तो फिर लोगों के मन में एक नई उम्मीद आ चुकी थी कि अंग्रेजी शासन खत्म होने वाला है। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। जो अवध का क्षेत्र था, वहां पर चारों तरफ लोग विद्रोह कर रहे थे। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा था, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। तो एक टेलीग्राम भेजा जाता है और उसमें अंग्रेजों का जो डर है उसको लिखा जाता है कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये फिर अफसर भेजते हैं, एक टेलीग्राफ भेजते हैं अपनी संसद में कि हम इतनी हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी सामने आए थे। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक संख्या जुटा ली थी। उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया था। अपने समर्थकों के साथ अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ पहुंचे थे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के बाद बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए थे। तो अब इस विद्रोह से बहुत से ऐसे नेता का भी उदय होना शुरू हो गया था, जैसे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह में और जो धर्म योद्धा थे वो भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और जमींदार बिहार में कुंवर सिंह जो जमींदार थे, वो भी एक नेता के रूप में उभरे थे। वो एक बहुत योद्धा नेता थे, शक्तिशाली नेता थे। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो सभी जो भी दबे हुए लोग थे अंग्रेजी शासन में, सभी ने विद्रोह में शामिल होना शुरू कर दिया था। अब देखिए, अब विद्रोह भारतीय लोगों ने विद्रोह किया, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिश लोग चुप करके देखते रहेंगे या चुपचाप बैठे रहेंगे। तो उन्होंने भी पलटवार करना शुरू कर दिया था। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला कर लिया था। एक तरफ भारतीय सैनिक अड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ कंपनी अपना पलटवार करने को तैयार हो रही थी। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बना दिए थे। वो साथ ही साथ कोई नया कानून पारित कर देते थे और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर उन्होंने हमला कर दिया था। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्होंने उनके सामने ही उनके बेटों को गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी को बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया था। अब अंग्रेज चुप नहीं रहे थे, तो उन्होंने और सेना मंगवाकर इस विद्रोह को दबा दिया था। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। तो 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे थे। बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। तो ये विद्रोह धीरे धीरे किसी न किसी क्षेत्र में चलता रहता है। मार्च 1858 में
लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। अब जिस क्षेत्र पर भारतीय सैनिकों ने अधिकार कर लिया था, अपना जो भी स्थानीय शासक थे वो उभर चुके थे, वहीं पर फिर अंग्रेज दोबारा उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया था। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ था। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई थी। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, जो आदिवासी गुरिल्ला युद्ध टेक्निक का प्रयोग करते थे। तो तात्या टोपे उन लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जहां भी मौका देखते वहीं पर वो हमला कर देते थे अंग्रेजों पर। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। अब जैसे ही उन्हें उनका मनोबल बढ़ रहा था, तो फिर उनकी ताकत भी हिम्मत उनकी खत्म होने लग गई थी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ भी छोड़ दिया था। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए ऐलान कर दिया था, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि कुछ लोग बदलाव चाहते थे भारत में, तो वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे उनको इनाम दिए गए अंग्रेजी सरकार के द्वारा। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके अधिकार वैसे ही बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उन्हें कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, अगर सरेंडर कर देते हैं, तो अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वो सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और फांसी पर लटका दिया गया। तो अब अंग्रेज सत्ता फिर से स्थापित हो जाती है। अब देखिए विद्रोह के बाद के साल में क्या होता है। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनकी जो भी नीतियां थी उनमें बदलाव करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अंग्रेजों ने बड़े बड़े बदलाव किए थे। सबसे पहले क्या किया था कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून बना दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस विद्रोह के बाद जो भी भारत का पूरा कंट्रोल था वो ब्रिटिश संसद के हाथों में जा चुका था। जो भी उन्होंने भारत मंत्री के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया था, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया था। अब देखिए परिषद किन की? अंग्रेजों की, लेकिन नाम क्या था? इंडिया काउंसिल की। वो इंडिया का पूरा उनका जिम्मेदारी, इंडिया की पूरी जिम्मेदारी उस परिषद काउंसिल पर है। भारत के गवर्नर जनरल को वॉइसराय का ओहदा दिया गया था। जो पहले गवर्नर जनरल थे अब उन्हें वॉइसराय बनाया गया। इसी प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली थी। अब पहले तो कंपनी के थ्रू शासन चलता था, लेकिन अब डायरेक्ट अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ये भी उन्होंने एक कानून पारित किया था। उन्हें अपनी रियासत वंशज यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई थी, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपने अधिपत्य स्वीकार करें। इसी तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई थी, लेकिन उन्हें यह भी कहा गया था कि जो ब्रिटेन की रानी है वो उनको अपना शासक मान ले। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई थी। यह भी तय किया गया था कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख, पठानों में से ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। तो उन्होंने रेजिमेंट बनाने शुरू कर दिए थे, जो कि अब ये देखिए ये धर्म के आधार पर बांटने लग गए थे कि यहाँ इसमें गोरखा टुकड़ी में गोरखा लोग होंगे, फिर सिखों में होंगे और पठानों में। तो उन्होंने ऐसे सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए थे।
मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर दी गई थी। उन्हें संदेश चतुरता के भाव से देखा जाने लगा था। अंग्रेजों को लगता था कि जो विद्रोह है ये मुसलमानों ने शुरू किया है। अंग्रेजों ने एक और फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सामना करेंगे। जो भी भारत के लोगों का जो भी धर्म है, रीति रिवाज, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनमें सम्मान करेंगे उनका। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई थीं। अब नई नीतियां बनाने लगे थे भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा के लिए। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। जबकि पहले 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत में शासन किया जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट शासन ब्रिटेन के हाथों में चला गया था। इसी प्रकार एक नया चरण शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सी नीतियों में बदलाव किए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। अब उन्हें लगता है कि लोगों को हमें उनके तरीके से समझाना होगा। अगर वो लोग अपने धर्म का इतना सम्मान करते हैं, अपने रीति रिवाजों का, जो भी उनकी संस्कृति है, तो हम भी उनका सम्मान करके ही उन्हें अपनी साइड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार नया चरण शुरू हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक मैप दिया हो। इस मैप में क्या है, जो रेड कलर के जो यहाँ पर केंद्र दिए गए हैं, ये मुख्य केंद्र थे विद्रोह के। विद्रोह भारत के जिस जिस क्षेत्र में मुख्य केंद्र थे, जहाँ पर सबसे बड़े बड़े विद्रोह हुए थे, वो थे केंद्र कौन से थे? दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इधर फैजाबाद। तो ये क्षेत्र थे जहाँ पर मुख्य तौर पर विद्रोह हुआ था। और ये जो ब्लैक कलर के दिखाए गए हैं क्षेत्र, ये कुछ और विद्रोह के क्षेत्र थे जहाँ पर विद्रोह हुआ था। जैसे यहाँ पर देखिए पंजाब वाले क्षेत्र में, इधर बिहार और बंगाल इधर वाले क्षेत्र में, और इसमें देखिए बहुत सारे, ये आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत सारे क्षेत्र बताए गए हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो रेड कलर के हैं, क्योंकि जहाँ पर सबसे बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ था। अब आगे देखिए, खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी दी हुई है। ये आपको ऐसे ही देख लीजिए कि जो केस स्टडी है ये खुर्दा संग्राम की है। खुर्दा के जो पाइका सैनिक थे, पाइका विद्रोह हुआ था एक, जो उड़ीसा क्षेत्र के जो सैनिक थे, उनका जो विद्रोह था, उन्हें पाइका के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने विद्रोह किया था। उनके विद्रोह का कारण क्या था कि जो सैनिक थे, उनको अपनी सैन्य सेवाओं के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी कि अगर आपकी ये भूमि है, इस पर आपको कोई लगान नहीं देना है, बस आपको सेना में भर्ती होना है। लेकिन जब अंग्रेजों ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था, तो उनका जो अधिकार था वो छीनने लग गया था। अब अंग्रेज को अच्छा नहीं था। अंग्रेज अब कहाँ से चुप रहते कि अगर कोई व्यक्ति बिना उनके पास जमीन है और बिना कर दिए उस पर खेती कर रहा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, नीतियों में बदलाव किए। जैसे कि पाइका सैनिकों को, जो सैनिक थे उड़ीसा के, उनको पहले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। अब उनसे वो बहुत ज़्यादा कर वसूलने लग गए थे, और उनको उनकी जो भी हमने देखा था, उन्होंने अनुपात कम करना शुरू कर दिया था कि जो भारतीय सैनिक थे उनको कम किया जाएगा और यूरोप के सैनिकों को बढ़ाया जाएगा। तो ये उसकी केस स्टडी दी गई हो है। यहाँ पर देखिए कि खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जो जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। फिर जमींदारों को बेदखल करना शुरू कर दिया था। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया था। बीते हुए वर्षों के दौरान जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वो कौन सी शिकायतें थी कि अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया गया था। नई मुद्रा में राशि भुगतान पर जोर दिया गया था। अंग्रेजों ने जो अपनी नीतियां बदली थी, उसकी वजह से बहुत से लोग नाराज हो चुके थे। ग्राम सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी गई। नमक की आपूर्ति में कमी कर दी गई। कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, और जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले काम से वंचित हो गए थे। और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थिति जमींदार का आगमन हुआ था। तो ये पूरी एक केस स्टडी बताई गई है कि जो खुर्दा विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था, और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था। यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया था, क्योंकि सभी लोग विद्रोह करना शुरू कर रहे थे और अंग्रेज लोगों को दबाना चाहते थे।
तो ये था हमारा आज का ये चैप्टर। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिएगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। तो हमने देखा कि ताकि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से निवेदन करती हैं कि उनके जो दत्तक पुत्र हैं उनको राजा घोषित कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। और ईसाई धर्म अपनाने वालों के अंग्रेजों ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि जो आपकी वंशानुगत ज़मीन है, जो भी आपकी पुरखों की ज़मीन है, उस पर अधिकार वैसे ही बने रहेगा और आपको कोई भी अधिकार नहीं छीने जाएंगे, आपकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। सिपाहियों को नए कारतूस पर क्यों इतराज़ था, क्योंकि ऐसी अफवाह फैल चुकी थी कि जो नए कारतूस हैं उस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए थे, उन्होंने अपने आखिरी साल उन्हें रंगून भेज दिया गया था और कारावास में उन्होंने बताए थे, क्योंकि जब विद्रोह को दबाने लग गए थे अंग्रेज, तो उन्होंने नेताओं को पकड़कर मारना शुरू कर दिया था या जेल में बंद करना शुरू किया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।